प्यारे मित्रों, हम लोग आज उपन्यास पढ़ेंगे। कल भी हम लोगों ने उपन्यास पढ़ा था, लेकिन उपन्यास बहुत विस्तृत आपका विषय है, इसलिए उपन्यास को फिर से हम लोग दूसरी वीडियो में और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा उपन्यास से ना पूछे। तो ये तो अर्थवर्थ मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। उपन्यास शब्द उपजोड़न्यास के योग से बना है। यहाँ उप का अर्थ होता है समीप तथा न्यास का अर्थ होता है धरोहर, अर्थात पास में रखी हुई वस्तु उपन्यास कहलाती है। यह हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में मानव जीवन को सर्वांग पूर्ण रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं। उपन्यास में चरित्र विकास के लिए पूर्ण अवकाश भी मिल जाता है। यह कहानी की तरह जीवन की एक झांकी प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि जीवन के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या मनोभावों को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। यह एक ऐसा रमणीक उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने सुसमुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। उपन्यास का एक अन्य व्युत्पत्तिपरक अर्थ इस प्रकार भी ग्रहण किया जाता है। उप अर्थात सामने या पास तथा न्यास यानी स्थापना, अर्थात विषय वस्तु की स्थापना प्रस्तुत करना ही उपन्यास कहलाता है। उपन्यास की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। तो ये कहना है श्याम सुंदर दास का। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उन्होंने उपन्यास को मानव चित्र का आख्यान कहा है। क्रोस के अनुसार उपन्यास से हमारा अभिप्राय उस गद्य में गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। वहीं गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। वहीं ई मल फास्टर के अनुसार जीवन के गुप्त रहस्य को अभिव्यक्त करने की विशेषता जितनी उपन्यास में है उतनी अन्य किसी कला में नहीं। जैनेन्द्र के अनुसार पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। जयशंकर प्रसाद, मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। वहीं डॉक्टर गोपाल सिंह कहते हैं कि शब्द कलाओं में उपन्यास ही एक ऐसी कला है जिसमें जीवन की प्रत्येक समस्या की पूरी खोज की जा सकती है। एबेल के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। तो इतने विद्वानों के कथनानुसार सारांश के रूप में कहा गया है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर सारांशतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय मनोवेगों का चित्रण ही उपन्यास कहलाता है, जिसमें वास्तविकता के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण किया जाता है। बात करेंगे हम लोग साहित्य की प्रवृत्ति और चिंतन के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण। तो साहित्य की प्रवृत्ति और चिंतन के आधार पर निम्नलिखित उपन्यास हैं। पहला है सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, कुतूहलपूर्ण उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास।
और शैलियाँ निम्नलिखित हैं उपन्यास की: वर्णनात्मक उपन्यास, संवादात्मक उपन्यास, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास, पत्रात्मक उपन्यास, डायरी लेखनात्मक उपन्यास, प्रतीकात्मक उपन्यास और मिश्रित शैली में लिखा गया उपन्यास। अब हम लोग जानते हैं कि हिंदी का पहला अनुदित उपन्यास, मतलब जिसको अनुदित किया गया, वो कौन सा है? तो वो है सैंडफोर्ड एंड मर्टन। तो ये उपन्यास का नाम है और इसका अनुवाद किया है पंडित बंशीधर ने 1853 में। यह उपन्यास मूलतः अंग्रेज लेखक थॉमस डे के द्वारा लिखा गया, जिसे 1853 में पंडित बंशीधर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। रासेलाल, तो इसका भी अनुवाद किया है पंडित बंशीधर ने 1869 में, 79 में। यह उपन्यास मूलतः अंग्रेज लेखक डॉक्टर जॉनसन द्वारा लिखा गया। इसके द्वारा लिखा गया डॉक्टर जॉनसन द्वारा। 1879 में पंडित बंशीधर ने इसका हिंदी में क्या किया? अनुवाद किया। तो ये हमने पढ़ा कि पहला अनुदित उपन्यास यानी अनुवादित उपन्यास कौन सा है। आगे जानेंगे कि हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। मौलिक मतलब जो मौलिक रचना हो, मतलब जो किसी की मतलब क्या कहते हैं इसको, कि किसी का मतलब रचना चुराया ना गया हो या किसी का अनुवाद ना किया गया हो, मतलब स्वयं जो लिखा गया हो, जो स्वयं के मूल भावों का वर्णन किया गया हो और जो ओरिजिनल हो, ठीक है ना। तो रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है भाग्यवती, जिसके लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी। 1877 में लिखा गया। अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, 1882 में है। तो इन्होंने माना है कि अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। और रचना काल के आधार पर माने तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती है, क्योंकि इसकी रचना हुई है 1877 में। इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी। और अगर अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माने और जिसके समर्थक हैं शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र, तो उनके अनुसार परीक्षा गुरु हैं, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। 1882 में इसकी रचना हुई। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल के अनुसार भाग्यवती 1877 है ना। इन्होंने जो है भाग्यवती को, जिसके लेखक श्रद्धाराम फुलौरी हैं, उसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो अंग्रेजी ढंग के आधार पर लिखा गया है उसको माना है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को पहला मौलिक उपन्यास माना है, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वहीं श्री कृष्ण लाल के अनुसार चंद्रकांता को पहला मौलिक उपन्यास माना गया है, जिसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। वहीं शिव नारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी जो 1803 में रचित हुई, जिसके लेखक हैं सैयद इंशाअल्लाह, ये जो है पहला मौलिक उपन्यास माना गया है शिव नारायण श्रीवास्तव के द्वारा। वहीं डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं, 1870 में इसकी रचना हुई, उसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। परंतु सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। 1882 इसको माना गया है सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास। भाग्यवती रचना में उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं हैं। यह केवल स्त्रीज चित्त शिक्षा ग्रंथ है, अतः इसे उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
भागीरथी ऐसे पहले लिखी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भागीरथी की रचना 1877 में हुई, और वहीं जो है परीक्षा गुरु की जो रचना है 1882 में हुई। परंतु फिर भी भागीरथी को जो है पहला मौलिक उपन्यास नहीं माना गया है। कारण वही है कि इसमें मौलिक उपन्यास या उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पुण्य प्रकाश और चंद्र प्रभा उनका मौलिक उपन्यास नहीं होकर मराठी से अनुदित है, अतः इसे भी मौलिक उपन्यास नहीं माना जा सकता। देवकीनंद खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता का रचना काल 1891 है, जो परीक्षा गुरु 1882 के बाद जाकर ठहरता है, अतः इसे भी प्रथम मौलिक उपन्यास नहीं माना जा सकता। वहीं देवरानी जेठानी कहानी की बात करें तो उपन्यास नहीं होकर केवल कहानी विधा की रचना है। ये तो पहले जानते हैं हम लोग। रानी केतकी की कहानी रचना के शीर्षक मात्र से ही प्रतीत होता है कि यह उपन्यास श्रेणी की रचना नहीं बल्कि कहानी विधा की रचना है। तो सभी विश्लेषणों से यह सिद्ध होता है कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा 1882 ईस्वी में रचित परीक्षा गुरु रचना में ही उपन्यास के सभी मूलभूत तत्व मौजूद हैं, अतएव इसे ही हिंदी का पहला और मौलिक उपन्यास माना जा सकता है। परीक्षा गुरु उपन्यास में एक सेठ पुत्र मदमोहन की कथा वर्णित है, जो युवावस्था में अपने मित्रों शंभू दयाल और चुन्नी लाल की कुसंगति में पड़कर अपना धन, यौवन, चरित्र आदि सब कुछ खो देता है। अंत में वह अपने सच्चे हितैषी मित्र ब्रज किशोर की सहायता से पुनः रास्ते पर चला आता है। आगे जानते हैं विशेष बातें। तो हिंदी में आख्यायिका शैली का पहला मौलिक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जिसके लेखक हैं ठाकुर जगमोहन। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी को, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, जिसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को माना गया है, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी में तिलिस्म अय्यारी उपन्यासों के जनक हैं देवकीनंद खत्री। वहीं जासूसी उपन्यासों के जनक हैं गोपाल राम गहमरी। ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास है झांसी की रानी, जिसके लेखक हैं वृंदावन लाल शर्मा। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम, जो 1922 में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये सारी बातें याद करनी है आपको, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएगा किसी को पता नहीं है। घासलेटी साहित्य। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास देहाती दुनिया है, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। कुछ समीक्षकों के अनुसार यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है, और इसका स्रोत एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 10 की पुस्तक है। उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके 6 तत्व हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, फिर है कथोपकथन अर्थात संवाद, फिर भाषा शैली है, फिर देशकाल या वातावरण और उद्देश्य। तो ये 6 तत्व हैं उपन्यास के। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी उपन्यास का काल विभाजन किस प्रकार किया गया। तो मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास काल को निम्न 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, और दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास।
गणपति चंद्र शुक्ल ने हिंदी उपन्यास के इतिहास को 2 युगों में विभाजित किया है। पहला है प्रारंभिक युग, जो 1877 से 1918 तक है। दूसरा है प्रौढ़ युग, जो 1918 से अब तक है। प्रारंभिक युग के उपन्यासों को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, डॉक्टर गणपति चंद्र के हिंदी उपन्यास के इतिहास के अनुसार। तो प्रारंभिक युग के उपन्यास का पहला भाग है मौलिक उपन्यास, दूसरा भाग है अनुदित उपन्यास। मौलिक उपन्यासों को भी पुनः 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और रोमांचक अर्थात घटना प्रधान उपन्यास। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। तो इसके पहले लेखक हैं आपके मुख्य लेखक बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने प्रेमचंद से पहले रचना करनी शुरू कर दी उपन्यासों की। इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। इनकी रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक विनायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का एक नायक है जिसका नाम विनायक है, और ये क्या करता है, ये डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। 100 अजान एक सुजान में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है, इनको बालकृष्ण भट्ट को। उक्त दोनों उपन्यासों की रचना विद्यार्थियों एवं युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से की गई थी। आगे के लेखक हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी रचना है श्यामा स्वप्न। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर के स्वच्छ प्रेम को वर्णित किया गया है। वहीं मेहता लज्जा शर्मा, उनकी रचना है धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधारिया, सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति। तो इनका जो आदर्श हिंदू है ये इम्पोर्टेंट है। धूर्त रसिक लाल में सत्संग की महिमा का वर्णन है, वहीं आदर्श हिंदू में गृहस्थ और आदर्श दंपति का वर्णन है। राधा कृष्ण दास, इनकी रचना है निसहाय हिंदू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गोवध पर आधारित इस उपन्यास में हिंदुओं की निसहायता एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। आगे के लेखक हैं प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास के बाबू देवकी नंदन खत्री। इनकी रचना है चंद्रकांता और भूतनाथ। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे में पढ़ देता हूँ सब। तो देवकी नंदन की रचना है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति, 24 भाग हैं इसके। कुसुम कुमारी, भूतनाथ, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम, माया महल, भयानक खून, काजर की कोठरी, कटोरे भरा खून। लेकिन इसमें 2 रचना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, चंद्रकांता जिसके 4 भाग प्रकाशित हुए, और भूतनाथ जिसके प्रथम 6 भाग 1908 में प्रकाशित हुआ। चंद्रकांता उपन्यास में चंद्रकांता विजयगढ़ नरेश की कन्या है। कहाँ की कन्या है? विजयगढ़ नरेश की कन्या। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर नौगढ़ का राजकुमार उस पर मुग्ध हो जाता है। विजयगढ़ के एक मंत्री पुत्र की आंख भी उस पर लगी हुई थी। मंत्री पुत्र चुनारगढ़ के राजा को अपने पक्ष में कर लेता है। युद्ध होता है, इसमें अय्यार लड़ते हैं। अंत में चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार का विवाह हो जाता है। इनके चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति उपन्यास को पढ़ने के लिए अनेक उर्दू जीवियों ने
अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीख ली थी। ये हिंदी के तिलिस्म अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इनकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं आपकी बाबू देवकीनंदन खत्री की। इनको बाबू देवकीनंदन खत्री जो हैं, ये हिंदी में तिलिस्म अय्यारी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है। यह 21 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में? 21 भागों में, जिनमें से प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने किया और शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा। आगे है देवकीनंदन खत्री के पुत्र जो हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। रक्तमंडल, मृत्युकिरण, सफ़ेद शैतान, अद्भुत भूत और भूतनाथ अंतिम 15 भाग। विशेष तथ्य, ये देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे। देवकीनंदन खत्री ने अधूरे उपन्यास भूतनाथ को पूर्ण किया। इसके 7 से 21 भाग इनके द्वारा लिखे गए। किशोरी लाल गोस्वामी अगले उपन्यासकार, प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास में। तो इनकी रचना है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी। किशोरी लाल की रचना है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी। यह उपन्यास 1890 में हिंदुस्तान नामक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। एक पुस्तकार रूप में यह 1904 में प्रकाशित हुआ। लवंगलता, ताराबाई या छात्रकुल कमलिनी, कनन कुसुम या मस्तानी, सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, मल्लिका देवी या बंग सरोजनी, पन्नाबाई, गुलबहार, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा, जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती व आदर्श सती, याकुत तख्ती, प्रणयिनी, परिणय, सुख सरवरी, प्रेममयी, त्रिवेणी या सौभाग्यश्री, चपला या नव्य समाज चित्रण, अंगूठी का नगीना, राजकुमारी, पुनर्जन्म या सौतिया डाह, खूनी औरत के साथ खून, माधवी माधव व मदन मोहिनी। तो ये इनकी रचनाएँ हैं किशोरीलाल गोस्वामी की, जिसमें हृदय हारिणी या आदर्श रमणी और 10वां है जिंदे की लाश। ये सब इम्पोर्टेंट है इनका। ये हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नॉवेल के जनक माने जाते हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। इन्होंने उपन्यास नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने छोटे बड़े मिलाकर 65 उपन्यास लिखे। अगले उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी की। इनकी रचना है अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, जासूस की भूल, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन है, बेगुनाह का खून, मायाविनी, भयंकर चोरी, देवरानी जेठानी, 2 बहन, डबल बीबी, जासूसी पर जासूसी, जासूस की अय्यारी, गोविंद राम, ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का अनुवाद, चक्करदार चोरी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, गुप्त भेद। तो ये रचनाएं हैं, उपन्यास हैं गोपाल राम गहमरी की, जिसमें इम्पॉर्टेंट है अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जासूस की भूल, खूनी कौन है, देवरानी जेठानी और जासूसी की अय्यारी, जासूस पर जासूस, जासूस चक्कर में। ये हिंदी जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। कौन? आपके गहमरी जी। अपने उपन्यास के प्रकाशन के लिए इन्होंने 1900 में जासूस नामक एक पत्र यानी एक न्यूज़पेपर भी निकाला था। ये अंग्रेज उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन? गहमरी जी। अगले उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका उपन्यास तीनों इम्पोर्टेंट है। ठेठ हिंदी का ठाठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
वेनिस का बांका और अधकिले फूल, जिसमें ठेठ हिंदी का ठाठ कई बार पूछा गया है। आगे हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी व नवजीवन राम रहीम। तो ये प्रेमचंद पूर्व युग के मुख्य उपन्यासकार थे। अब और भी अन्य उपन्यासकार हैं और रचनाएं हैं। कुछ मुख्य मैं वो पढ़ दे रहा हूँ और आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। तो राधा चरण गोस्वामी की रचना है विधवा, विपत्ति और कल्पलता। इनकी रचना है, उपन्यास है राधा चरण गोस्वामी की विधवा, विपत्ति और कल्पलता। वहीं लोचन प्रसाद पांडे की रचना है दो मित्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णलाल वर्मा की रचना है चंपा। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मारवाड़ी और पिशाचिनी। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है इंदिरा और राधा रानी। मिश्र बंधु की रचना है वीरमणि, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र। और ये सब भी हैं। और ये है प्रेमचंद पूर्व युग के अनुदित उपन्यास, मतलब जिनका अनुवाद किया गया है निम्न लेखकों के द्वारा। तो ये भी आप खुद पढ़ लेंगे। ऐसे इम्पोर्टेंट तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे कई बार अगर आपको देखने की इच्छा होगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं उपन्यास का दूसरा भाग, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो ये जो युग है ये प्रेमचंद का युग है। इसमें अधिकतर उपन्यास प्रेमचंद के मिलेंगे आपको। तो मुंशी प्रेमचंद पहले लेखक हैं। इसके जन्म 31 जुलाई 1880, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी। जन्म स्थान लम्ही, वाराणसी, यूपी में। प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन। यह उपन्यास पहले बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया, परंतु उर्दू में प्रकाशित नहीं करवाकर इसका हिंदी अनुवाद पहले प्रकाशित करवाया गया। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे तिलक, दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान, समाज में वेश्याओं की स्थिति आदि का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने स्वयं इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। किसे? सेवा सदन को, जो बाज़ारे हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया था। प्रेमाश्रम। यह उपन्यास पहले गोशिए आफियत नाम से लिखा गया, परंतु प्रकाशित पहले हिंदी अनुवाद हुआ इसका। यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है प्रेमाश्रम को। इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास इस उपन्यास में लक्षित हुआ है। कृषक जीवन यानी जो किसान होते हैं उनके जीवन की समस्याओं का चित्रण प्रेमाश्रम में, जो राजनीतिक उपन्यास से पहला, उसमें किया गया है। यह गांधीवाद एवं बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित उपन्यास है। प्रेमाश्रम की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य ध्येय है। अगला है रंगभूमि, जो 1925 में प्रकाशित हुई। यह उपन्यास भी पहले चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया, परंतु इसका भी पहले हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ। इसमें शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। इसका नायक एक अंधा सूरदास है जो उद्योगपति जनसेवक के विरुद्ध संघर्ष करता है और अंत में क्लार्क की गोली से शहीद हो जाता है। यह उपन्यास महात्मा गांधी की व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित माना जाता है। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ विनय सोफिया की गौण कथा भी चलती है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसका रचनाकाल 1925 में और बच्चन सिंह और गणपति चंद्र शुक्ल ने इसका रचनाकाल 1924 माना है, जबकि रचना इसकी 1925 में हुई है। कायाकल्प। यह प्रेमचंद का मूल रूप में हिंदी में लिखित पहला उपन्यास माना जाता है। ये सब जो 3 उपन्यास थे, रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया था पहले, वहीं प्रेमाश्रम गोशिया आफियत के नाम से लिखा गया था, सेवा सदन बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था।
लेकिन ये जो चौथा उपन्यास है कायाकल्प, तो कायाकल्प इनका मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है, अर्थात यह इनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी में मिलती है। इसके बाद इन्होंने सभी उपन्यास हिंदी में ही लिखे। इस उपन्यास में अलौकिक एवं अति रंजनापूर्ण प्रसंग जैसे ढोंगी बाबाओं के चमत्कार, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, वृद्धा को तरुणी में बदलना, प्रेमी युगल का नक्षत्र, लोक का सैर सपाटा आदि का बाहुल्य पाया जाता है। इसमें सांप्रदायिक समस्या को भी निरूपित किया गया है। यह योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित उपन्यास है। इसमें कई जन्मों की कहानी कही गई है। कायाकल्प। अगला है निर्मला, इसकी रचना काल है 1927। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या को उभारा गया है, अर्थात इसमें दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन एवं विनाश का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास टीवी धारावाहिक रूप में भी प्रसारित हो चुका है। आगे है गबन, 1931 में प्रकाशित। इस उपन्यास में नायक रमानाथ व नायिका जालपा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्यम वर्ग की कमजोरियों एवं उनके खोखलेपन को निरूपित किया गया है, अर्थात इसमें भारतीय मध्यम आय वर्ग की आभूषण लालसा एवं आर्थिक विषमता की समस्या को मुख्यतः उभारा गया है। तो इसमें नायक है रमानाथ और नायिका है जालपा। आगे है कर्मभूमि। इस उपन्यास में समाज में हरिजनों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। जहां इनके प्रेमाश्रम उपन्यास में केवल किसान लड़ाई के मैदान में थे, वहीं कर्मभूमि में मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन आदि सभी लोग संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। गोदान, यह प्रेमचंद का अंतिम प्रकाशित उपन्यास माना जाता है। इसमें किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं को निरूपित किया गया है। मालती मेहता, धनिया होरी, गोबर आदि इनके प्रमुख पात्र हैं। पाठनीन, अमरकांत व उसका नवजात शिशु माता दीनवत्सिलिया आदि इसके अन्य पात्र हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। किसे? गोदान को नागेंद्र ने क्या कहा है? ग्रामीण जीवन और संस्कृति का महाकाव्य। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं मिलता। आगे है मंगलसूत्र, जो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास को उनके बाद उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया और 1948 में प्रकाशित करवाया। विशेष तथ्य: सेवा सदन, जो 1918 से पहले भी प्रेमचंद जी के निम्न उपन्यास उर्दू में प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, असरारे मवाविद उर्फ देवस्थान रहस्य, किसना रूठी रानी, जलवए इसार। इस उपन्यास का रूपांतर हिंदी में वरदान के नाम से 1921 में प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब ये है कि सेवा सदन जो 1918 में रचित हुई, इसके पहले भी है ना प्रेमचंद उपन्यास उर्दू में प्रकाशित हो चुके हैं। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह हिंदी रूपांतरण 1929 में प्रतिज्ञा के नाम से करवाया गया। सेवा सदन ही इनका प्रथम मौलिक एवं प्रौढ़तम उपन्यास माना जाता है। सेवा सदन, जिसकी रचना हुई 1918 में, ये इनका पहला मौलिक और प्रौढ़तम उपन्यास माना जाता है। ये प्रारंभ में नवाब राय से उर्दू में लेखन करते थे। इनके उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया। इसके बाद इन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया था। इनका मूल नाम धनपत राय था।
इनका बचपन खेत खलिहानों में घूमने, गुल्ली डंडा, आती पाती खेलने, मौलवी उस्तादों को चिढ़ाने खिजाने और गरीबी से लड़ने झगड़ने में बीता था। ये धर्म में आर्य समाजी एवं राजनीति में गांधीवादी थे। मंगलसूत्र इनका अंतिम अप्रकाशित एवं अधूरा उपन्यास माना जाता है, जिसे बाद में इनके पुत्र अमृत राय द्वारा 1948 में प्रकाशित कराया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद की प्रशंसा करते हुए कहा है, अगर प्रेमचंद उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। जनता को संबोधित है ये प्रेमचंद के लिए। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। इनको हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। प्रेमचंद को प्रेमचंद ने निम्नलिखित पत्र और पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। पहले जैसे हंस, आपका माधुरी, जागरण और मर्यादा। हंस, माधुरी, जागरण और मर्यादा, ये उनकी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका उन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी उपन्यासों को क्रमानुसार याद करने के सूत्र, जैसे प्रेमचंद की सेवा और प्रेम का भारतीय लोगों पर ऐसा रंग चढ़ा कि इनकी काया निर्मल हो गई। इन्होंने गबन का कर्म छोड़कर कुछ गायों का दान करके अपने जीवन का पूर्ण न सही पर अधूरा मंगल अवश्य किया। तो पहले ही रचना है सेवा सदन, दूसरी है प्रेमाश्रम, तीसरा है रंगभूमि, फिर कायाकल्प निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और अंत में है मंगल सूत्र। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास माने जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली रचना इनकी है सेवा सदन, और ऐसे तो पहली रचना सेवा सदन है, लेकिन वो उर्दू में रचित है पहले, इसीलिए उसको सेवा सदन को नहीं माना जाता है। ये कहा गया है कि सेवा सदन ही है, ठीक है ना। ऐसे पहला इनका जो है ये आपका माना जाता है कायाकल्प। ये इनका पहला लिखित हिंदी में पहला उपन्यास कायाकल्प माना जाता है। ऐसे उपन्यास सेवा सदन है 1918 में प्रकाशित हजारे हुस्न के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमृत राय ने कलम का सिपाही और मदन मोहन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखकर इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। अमृत राय जो इनके पुत्र हैं, तो इन्होंने एक रचना कलम का सिपाही लिखा और मदन गोपाल ने भी कलम का मजदूर लिखा, और दोनों रचनाएं किसके प्रति समर्पित हैं? प्रेमचंद के प्रति। इन्होंने हिंदी विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर भी काम किया। किन्होंने? मुंशी प्रेमचंद ने। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार माना है। डॉक्टर राम विलास शर्मा जो हिंदी आलोचक हैं। आगे हैं दूसरे प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद। तो इनकी रचना है कंकाल 1929 में लिखी गई, तितली 1934, इरावती 1938, जो उनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कंकाल, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। यह ठेठ यथार्थपरक उपन्यास है। यथार्थपरक उपन्यास किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की है, आप देख लें। इसकी प्रेरणा उन्हें भारतेंदु जी के प्रेम योगिनी नाटक से मिली मानी जाती है। इसमें तीर्थों के मठों, मंदिरों, मेलों ठेलों में होने वाले धार्मिक संस्थाओं पर भी गहरा प्रहार किया गया है। घंटी, तारा, विजय, यमुना इत्यादि इसके अर्थात कंकाल उपन्यास के मुख्य पात्र हैं।
और ये सभी नाजायज संतानें हैं। घंटी, तारा, विजया, विजय, जमुना। आगे तितली इनका उपन्यास है। तितली इनका आदर्श परक उपन्यास है। इसमें ढहती हुई सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा की दुर्बलताएं, ग्रामीण समाज की सरलता और स्वार्थ वृत्ति, सम्मिलित कुटुंब की विकृतियां, त्योहारों के उत्सव का आदि का वर्णन किया गया है। ग्रामीण एवं कृषक समाज से संबंधित इस उपन्यास में भारतीय नारी के जीवन दर्शन की विजय होती है। तितली, शैला, मधुबन, इंद्रदेव आदि इसके मुख्य पात्र हैं। किसके? तितली उपन्यास के। तितली, शैला, मधुबन, इंद्रदेव। इसमें तितली कामायनी की श्रद्धा है तो शैला चंद्रगुप्त मौर्य की कारनेलिया है। ध्यान देंगे कि तितली उपन्यास में तितली जो पात्र है वो कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, उसकी एक पात्र है श्रद्धा, उसके समान बताया गया है। और वहीं शैला एक पात्र है तितली की, उसको कार्नेलिया के समान बताया गया है। ये भी चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। आगे है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी रचना है माँ, भिखारिणी और संघर्ष। तीन ही है, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। इन उपन्यासों में नारी हृदय की विशालता, माँ की ममता, आदर्श प्रेम आदि तत्वों का निरूपण किया गया है। और विश्वंभर शर्मा कौशिक मूलतः प्रेमचंद के ही अनुकरणकर्ता माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रेरणा स्रोत रहे। ये रसिक स्वभाव के मनमौजी रचनाकार थे। आगे आते हैं प्रेमचंद युगीन के प्रमुख उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वयम रक्षामः, ये भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये दो रचनाएं ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वैशाली की नगरवधू और वयम रक्षा। और भी रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। ऐसे अच्छा है कि आप इसको देख लें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री की, जो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हैं। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इन्होंने लगभग 3 दर्जन उपन्यास लिखे। इनमें दुराचार, व्यभिचार, अनैतिकता, अत्याचार आदि सामाजिक बुराइयों का नग्न चित्रण हुआ है। इसमें उच्च वर्ग की विलासिता तथा जागीरदारों एवं राजाओं की काली करतूतों का भी पर्दाफाश किया है। वैशाली की नगरवधू, जो चतुरसेन शास्त्री जी की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है, इसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य की समस्या उठाई गई है। इसमें अम्बपाली को विद्रोहाग्नि में वैशाली गणतंत्र जलकर राख हो जाता है। कहने का ये अर्थ है कि इसमें अम्बपाली एक नायिका है जो विद्रोह की अग्नि में वैशाली गणतंत्र को जलाकर राख कर देती है। वैशाली की नगरवधू। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इनका भी इम्पोर्टेंट है उपन्यास, आप देख लेंगे। ऐसे तो मैंने कम ही देखा है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे। इनमें से बेकसी का मज़ार, क्या नाम है? बेकसी का मज़ार एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वह शेष सामाजिक श्रेष्ठ श्रेणी के उपन्यासकार हैं। उपन्यास इसमें पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण पर कटाक्ष किया गया है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बेकसी का मज़ार। वहीं पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनका जन्म यूपी के मिर्ज़ापुर में हुआ। चंद हसीनों के खतूत, ये इम्पोर्टेंट है इनका। बधुआ की बेटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और घंटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है जी शराबी, ये सब देख लेंगे आप। इन्होंने दलित व पतित वर्ग को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। किन्होंने? पांडेज शर्मा, बेचन शर्मा उग्र ने।
इन उपन्यासों में समाज की बुराइयों को उसकी नंगी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेटे के बड़े उत्साह के साथ किंतु सपाट बयानी के साथ प्रस्तुत किया गया है। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में, आप देख सकते हैं। ऋषभ चरण जैन भी हैं, आप देख लीजिए। वृंदावन लाल शर्मा, तो ये इम्पोर्टेंट है इनका, कुछ देख लेता हूँ मैं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये इनका उपन्यास देख लेंगे आप। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, किनको? वृंदालाल शर्मा को, ठीक है। इनको बुंदेलखंड का चंदवर दाई भी कहा जाता है। मृग नयनी, जो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है मृग नयनी। शिव पूजन सहाय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देहाती दुनिया इनका पहला आंचलिक उपन्यास है जो 1926 में प्रकाशित हुई। अनूप लाल मंडल, ये भी देख लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इम्पोर्टेंट है आपका। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये सब इम्पोर्टेंट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। चंडी प्रसाद हृदयेश, अवध नारायण, गुरुदत्त, सियाराम शरण गुप्त, ये देख लेंगे आप। नारी, अंतिम आकांक्षा, गोद, और भी बहुत है। राहुल संकृत्यायन भी देखिए उपन्यासकार हैं, देख लीजिए। इनका मूल नाम केदार पांडे राहुल संकृत्यायन का, क्योंकि श्रीलंका गए और वहाँ जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 150 पुस्तकें लिखी इन्होंने। भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये भी इनका उपन्यास है। और ऐसे मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको उपन्यास के बारे में पिछली वीडियो में, आप देख लेंगे वहाँ पर। अब जानते हैं हम लोग प्रेमचंदोत्तर हिंदू उपन्यास के बारे में। तो इस युग के उपन्यासकारों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरा है साम्यवादी अर्थात प्रगतिवादी उपन्यास, तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास, और चौथा है आंचलिक उपन्यास, और पांचवा है प्रयोगवादी उपन्यास। तो पहला उपन्यास है प्रेमचंदोत्तर का मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। तो ऐसे मैंने इसकी चर्चा पहले की है पिछली वीडियो में उपन्यास में, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डीपली पढ़ते हैं ताकि कोई समस्या ना आए। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की विशेषताएं। इन उपन्यासों में सामान्यतः सेक्स संबंधी कुंठाओं, दमित वासनाओं एवं मानसिक ग्रंथियों का निरूपण किया गया है। इसमें सामाजिक समस्याओं एवं राष्ट्रीय विशिष्ट परिस्थितियों की उपेक्षा की गई है, यानी नज़रअंदाज किया गया है। अधिकांश मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार व्यक्तिवादी या अति व्यक्तिवादी माने जाते हैं। इनके नायक प्रायः दुर्बल, अस्वस्थ एवं कुंठाग्रस्त हैं, तो नायिकाएं स्वच्छंद और वासनाग्रस्त हैं। नए साहित्यकारों में अनाचार, उच्च श्रृंखलता, यौन पीड़ा, कुंठाओं की जो प्रबलता दृष्टिगोचर होती है, वह बहुत कुछ इन उपन्यासों में देखी जा सकती है। तो आगे आते हैं। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के प्रथम उपन्यासकर्ता हैं जैनेंद्र जी, जिन्होंने 1905 से 1988 तक रचनाएं की। इनकी रचना है मुख्य, परख, सुनीता और त्यागपत्र, कल्याणी। ये 4 याद कर लेंगे आप, परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी। तो जैनेंद्र की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। इन्होंने व्यापक सामाजिक जीवन को अपने उपन्यासों का विषय ना बनाकर व्यक्ति मानस की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है। इनके उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। अपने उपन्यासों में यौन समस्याओं एवं स्वच्छंद प्रणय की अनुभूतियों का विशिष्ट एवं विचित्र रूप में प्रस्तुत करने के कारण इनको पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई है, इनको जैनेंद्र को।
मुक्ति बोध उपन्यास के लिए इनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये फ्रायड जो आपके मनोविश्लेषणवादी थे, वैज्ञानिक मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको डिलीट की मानक उपाधि प्रदान की। 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से जैनेन्द्र जी को अलंकृत किया गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यासकर्ता हैं। ईला चंद्र जोशी जो अगले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचना है लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे आप, खुद भी देखेंगे थोड़ा कुछ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईला चंद्र जोशी की। लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, घृणामयी सर्वप्रथम उपन्यास है, भूत का भविष्य। इनके उपन्यासों में काम, अहम, दंभ, आत्महीनता की ग्रंथि आदि के विविध चित्रूपों का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म, यथार्थ एवं सजीव रूप में हुआ है। सन्यासी, ईला चंद्र जोशी का जो सन्यासी उपन्यास है ये बहुत प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में ये पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विवृत्ति देखी जाती है। ये भी फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित उपन्यासकार हैं। आगे हैं अज्ञे जी, एक रचना है शेखर एक जीवनी। तो 2 भागों में प्रकाशित हुई है। पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1944 में। दूसरा है नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेंगे आप। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। इन उपन्यासों में अस्वाभाविक एवं असामाजिक यौन प्रवृत्तियों का चित्रण है। आगे हैं डॉक्टर देवराज, ये देख लेंगे आप। अगले हैं धर्मवीर भारती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका है गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ये भी आपके मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। आगे हैं प्रभाकर माचवे, आप देख लीजिए। फिर अनंत गोपाल शेवड़े, नरेश मेहता, गिरधर गोपाल, नरोत्तम प्रसाद नागर। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रगतिवादी उपन्यास या साम्यवादी उपन्यास। इन उपन्यासों में शोषक एवं शोषित वर्ग के विभिन्न पात्र के माध्यम से आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सामाजिक क्रांति के व्यापक लक्ष्य को सामने रखकर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का अंकन यथार्थपरक शैली में किया गया है। इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पूंजीवादी सभ्यता के दोष, शोषक वर्ग के अत्याचारों, आर्थिक विषमताओं के दुष्परिणामों, शोषित वर्ग की दयनीय स्थितियों एवं समाज की यथार्थ परिस्थितियों का चित्रण करना माना जाता है। तो पहले प्रगतिवादी या साम्यवादी उपन्यासकार हैं यशपाल जी, जिनकी रचना है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, है ना। इनका जन्म फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ यशपाल जी का। और इनका प्रमुख उपन्यास ये सब है दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, पार्टी कामरेड, ठीक है ना। झूठा सच, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है 1958 में प्रकाशित और दूसरा भाग है 1960 में प्रकाशित, ठीक है। वतन और देश, पहला भाग 19, हाँ ठीक मैंने बताया, ठीक है। झूठा सच, वतन और देश, झूठा सच का। दूसरा है देश का भविष्य, तेरी मेरी उसकी बात, 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यशपाल जी की।
तो ये प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी बात कर रहे हैं यशपाल जी की। झूठा सच जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित सर्वश्रेष्ठ चर्चित उपन्यास है। अपने उपन्यासों में इन्होंने नारी की समस्याओं को भी पूरी सहानुभूति से प्रस्तुत किया है। भारवी प्रसाद, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें, नया आदमी, सती मैया का चौरा, काशी बाबू, भाग्य देवता, अक्षरों के आगे मास्टर जी, छोटी सी शुरुआत, रांगे राघव, कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू, मुर्दों का टीला, ये सब इम्पोर्टेंट है इनका, ठीक है ना। कब तक पुकारूं, अंधेरे के जुगनू, मुर्दों का टीला, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। अमृत राय, बीज, नागफनी का देश, ना हाथी के दांत, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, भूखे भूले बिसरे गीत, टेढ़े मेढ़े गीत, ये सब इम्पोर्टेंट है इनका। भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े गीत उपन्यास में ऐसे पारिवारिक परिवार का चित्रण है जिसमें पिता सामंतवादी है और उनके तीनों पुत्रों में से एक गांधीवादी, दूसरा आतंकवादी और तीसरा साम्यवादी है। भूले बिसरे गीत भगवती चरण वर्मा का बात कर रहे हैं हम लोग। ये इनका सर्व प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें 4 पीढ़ियों की परिवर्तनशील कथा का चित्रण किया गया है। आगे है अमृतलाल नागर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, नाचियों बहुत गोपाल, मानस का हंस जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र है, खंजन नयन और अग्निगर्भा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बूंद और समुद्र भी इम्पोर्टेंट है इनका। इसमें बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। इनकी बात कर रहे हैं अमृतलाल नागर की। इनका पहला उपन्यास महाकाल 1947 प्रकाशित हुआ। नाचियों बहुत गोपाल उपन्यास में समाज में सर्वथा उपेक्षित हरिजनों के संघर्षमय जीवन की कहानी है। जो रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। मनमथ नाथ गुप्त, ये देख सकते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, ये भी इनकी रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। फिर है यज्ञदत्त शर्मा, महेंद्र नाथ, नित्यानंद वात्स्यायन। आगे हम लोग आते हैं ऐतिहासिक उपन्यास में, या इसको व्यक्तिवादी उपन्यास भी कह सकते हैं। इसके पहले उपन्यास करता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा और पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है चारों। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। वहीं गोविंद वल्लभ पंत हैं। गोविंद वल्लभ पंत, अमिताभ, एक सूत्र, नूरजहां। वाल्मीकि त्रिपाठी भी हैं। उदय शंकर भट्ट भी हैं। लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, आप देखते जाएं। उषा देवी मित्रा भी हैं। रामेश्वर शुक्लांचल, जनार्दन मुक्तिबोध, विष्णु प्रभाकर इम्पोर्टेंट है। निशिकांत अर्धनारीश्वर, बहुत इम्पोर्टेंट है अर्धनारीश्वर, ठीक है। विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए इनको 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आगे है आंचलिक उपन्यास, जो ग्रामीण उपन्यास भी कहा जाता है। इसका शुरुआत हुआ 1950 के बाद। इसमें किसी अंचल या प्रदेश विशेष के ग्रामीण वातावरण एवं लोक संस्कृति का चित्रण भी किया जाता है। इसकी भाषा ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग होता है। तो प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैला आंचल और परती परिकथा, ठीक है। मैला आंचल में किसान जमींदार संघर्ष तथा तत्संबंधी राजनीतिक आंदोलनों का चित्रण किया गया है।
परती परिकथा में जमींदारी प्रथा के अंत, नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, नेताओं की स्वार्थपरायणता, घूस, राजनीतिक पार्टियों की धांधली का आदि का चित्रण करते हुए स्वतंत्र भारत की प्रगति एवं दुर्गति का दिग्दर्शन करवाया गया है। डॉक्टर नागेंद्र इनको ही केवल आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं, अन्य किसी को नहीं। नागा अर्जुन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बलछनमा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा बटेश्वर नाथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। रति नाथ की चाची, नई पौध, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आप देख लेंगे। देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, कठपुतली, दूधगाह और भी बहुत सारे हैं। तो सब पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, आप खुद भी देख लेंगे सब, ठीक है। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेंगे। अब आते हैं राही मासूम रजा, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, ये सब इम्पोर्टेंट। नीम का पेड़, ये राही मासूम रजा की है, देख लेंगे आप। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, राग विराग। राग दरबारी उपन्यास इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल जी का, ठीक है ना। विवेकी राय, समरशेष, ये इनका इम्पोर्टेंट है, विवेकी राय का, और देख लेंगे ये सब। चलिए आगे हैं प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधी। तो इसमें अनेक लेखकों के द्वारा लिखा गया उपन्यास है 11 सपनों का देश। 11 सपनों का देश, अनेक लेखकों ने मिलकर ये उपन्यास लिखा है। प्रयोगवादी काव्य परंपरा की तरह भारत की आज़ादी के बाद उपन्यास साहित्य में लेखकों के द्वारा कुछ नए प्रयोग किए गए, जिसमें प्रमुख उपन्यासकार हैं। पहले हैं मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे में, ना आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें, कांपता दरिया। इसमें अंधेरे बंद कमरे इम्पोर्टेंट है। मनु भंडारी, महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, जो इनके पति के साथ है राजेंद्र यादव, और मनु भंडारी ने लिखा है स्वामी। और महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। शिव प्रसाद मिश्र द्वारा रुद्र लिखा गया है। राजेंद्र यादव द्वारा उखड़े हुए लोग, ठीक है, ये सब देख लेंगे आप। 1 इंच मुस्कान, निर्मल वर्मा, वे दिन, एक चिट्ठीछड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, ये सब देख लेंगे। रमेश बख्शी, योगेश गुप्त, प्रिया उषा प्रियम्बदा, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेंगे। शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधा, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रिया उषा प्रियम्बदा का। भीष्म साहनी का तमस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। भीष्म, मैया दास की माड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट, भीष्म साहनी का। कुंती, भाग्यरेखा, बसंती, कड़ियाँ। आगे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी रचना इनका इम्पोर्टेंट है, पतितों के देश में, देख लेंगे आप। श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार, ये भी देख लेंगे एक बार। चलिए जगदीश चंद्र, धरती धन्ना अपना, ये इम्पोर्टेंट है इनका, क्योंकि सारी रचनाएं तो आनी नहीं है, तो आप देख लेंगे एक बार। जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल दे रहा हूँ। कमलेश्वर, ये भी प्रमुख रचनाकार हैं, आप देख लें कितने। पाकिस्तान, मनोहर श्याम जोशी की कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। हरिशंकर परसाई की रानी नागमती की कहानी, तट की खोज। वहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट, कच्ची सड़क, उगते हुए रंग, अंधेरे पर अंधेरा। शिव प्रसाद सिंह, गली आगे मुड़ती है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत है। मंजुल भगत, अनारो, लेडी क्लब, खातूल, तिरछी बौछार, गंजी। चलिए हो गया, तो देख लेंगे आप।